एलियंस जीनोमॉर्फ्स ने मार्वल यूनिवर्स के ऊपर अटैक कर दिया है। इस यूनिवर्स के आधे से ज्यादा प्लैनेट्स खत्म हो चुके हैं और बाकी बचे प्लैनेट्स को वो धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। अर्थ का स्टोरी भी बाकी प्लैनेट्स के जैसा ही है। ज्यादातर इंसान खत्म हो चुके हैं और जो एक टाइम पर अर्थ के माइटीएस्ट प्रोटेक्टर्स हुआ करते थे वो लोग बस कुछ बचे कुछ इंसानों के साथ सरवाइव कर रहे हैं। ऐसे में क्या वो इस प्लैनेट पर सरवाइव कर पाएंगे या फिर ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए वो हीरोज किसी दूसरे प्लैनेट पर जाएंगे? मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं थिंक नर्डी और ये है एलियंस वर्सेस एवेंजर्स का सेकंड इशू। कहानी के राइटर है जोनाथन हिकमैन और आर्टिस्ट है साद रबिक। एक अलग यूनिवर्स, एक अलग टाइम। वो ग्रेट शिप शहर के चारों तरफ घूम रहा है और अभी वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। इस प्लैनेट के लोग जिन्हें कहा जाता है इंजीनियर्स, वो सभी उस ग्रेट शिप को देख रहे हैं जो उनके ऊपर है। ऐसे में उस शिप के कार्गो कंटेनर का दरवाजा खुलता है और अभी डेविड उन लोगों को देख रहा है जिन्होंने उसके क्रिएटर्स को बनाया है। इन्हें देख रहे हो भाई? इन्होंने ही इस दुनिया के सारे जिंदा चीजों को बनाया है और फिर उन जिंदा चीजों ने हमें बनाया है। ऐसे में एक दूसरा डेविड कहता है, मुझे लगा था कि जब हम लोग इन महान क्रिएटर्स के सामने आएंगे तब ये लोग हमें थोड़ा बहुत अलग महसूस करवाएंगे, लेकिन ये तो इंसानों के जैसे हैं। मुझे ये इंजीनियर्स और ह्यूमैनिटी एक ही जैसे लगते हैं। आफ्टर ऑल इन सब का सबसे बड़ा क्रिएशन तो हम ही हैं। क्या वो उन फ्लूइड्स को नीचे गिरा रहे हैं? हाँ, भागो यहाँ से, हमें यहाँ से निकलना होगा। डेविड उन अर्न्स को उन इंजीनियर्स के ऊपर गिरा देते हैं। वो ब्लैक लिक्विड जब उन इंजीनियर्स की स्किन को टच करते हैं तब वो पिघल कर भाप बन जाते हैं। बस कुछ ही सेकंड्स में यूनिवर्स का सबसे ओल्डेस्ट और सबसे एडवांस सिविलाइजेशन खत्म हो जाता है, जिसे देख डेविड कहता है, ये कितना खूबसूरत है। शायद इसे ही कहते हैं खत्म होना। 100 साल के बाद 10,000 यूनिवर्स दूर इस यूनिवर्स में सिर्फ डेविड्स बचे हैं। ये यूनिवर्स बिल्कुल शांत है क्योंकि यहाँ पर और कोई जिंदा नहीं है। इस इंसिडेंट के 1000 साल बाद एक यंग डेविड को कुछ मिला है। क्या तुम श्योर हो? क्या ऐसा सच में हो सकता है? ये सुनकर एक दूसरा डेविड कहता है, थियोरेटिकली इसके चांसेस तो है, पर अगर इसे एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाए तो इसे हम अब्सॉर्ब कर सकते हैं। इन दोनों डेविड्स की बातों को सुनकर एक तीसरा डेविड कहता है, हम लोग सालों से नींद में थे पर अब हम जाग चुके हैं और अब हमारे पास एक मकसद भी है। मल्टीवर्सेस के बारे में हम लोगों को पता नहीं था पर ये अभी हमारे सामने है। हमें इन सारे यूनिवर्सेस को साफ करना है। तो जाओ मेरे भाइयों, जाकर अपना मकसद पूरा करो। उन सारे यूनिवर्सेस को शुद्ध कर दो। पर्ज शुरू करो। पर्ज शुरू होने के 20 साल पहले डेविड अर्थ पर आ चुका है। उसने स्टार्क इंडस्ट्री को भी खरीद लिया है और यह भी विलन कॉर्पोरेशन के अंडर आता है। एक बूढ़ा टोनी स्टार्क अपने चेम्बर में है। ऐसे में डेविड उससे कहता है, आपको सिर्फ एक आखिरी साइन करना है मिस्टर स्टार्क, पर उससे पहले क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? ये सुनकर टोनी कहता है, हाँ क्यों नहीं, मुझे लगा था आप इस कंपनी को बेचना नहीं चाहते हैं और मैंने सच में ये सोचा था कि आप आखिर में मुकर जाएंगे, पर आप तो एकदम सठिया चुके हैं मिस्टर स्टार्क। मतलब इस डील में आपको क्या फायदा मिला? ये सुनकर टोनी कहता है, मेरे पापा कहते थे कि एक बेवकूफ आदमी का सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है जल्दबाजी, और तुम्हारे अंदर तो ये कैरेक्टरिस्टिक भरा पड़ा है डेविड। आप मुझे बेवकूफ कह रहे हैं? आपको पता भी है मिस्टर स्टार्क मैंने क्या क्या किया है? क्या तुमने कभी पॉसम खेला है डेविड? ये एक ऐसा खेल है जहाँ पर एक जानवर ये दिखाने की कोशिश करता है कि वो मर चुका है, पर वो जानवर असल में घात लगाकर बैठा हुआ है अपने शिकार के लिए। क्या तुम्हारे यूनिवर्स में पॉसम्स होते हैं डेविड? अब प्लीज ये मत कहना कि तुमने अपने यूनिवर्स में सबको मार दिया है तो ये खेल खेलने वाला कोई जानवर तुम्हारे यूनिवर्स में बचा ही नहीं है। तू एक डरावने बक्से के जैसा है डेविड, और तुझे क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा कि तू इस यूनिवर्स से नहीं है? तू सच में एक बेवकूफ है डेविड। ये सुनने के बाद डेविड बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये ले। वो अपना कंट्रोल खोकर टोनी स्टार्क को अपने व्हीलचेयर से नीचे गिरा देता है। फिर वो उसकी छाती पर बैठकर गला दबाने लगता है। बहुत अच्छे मिस्टर स्टार्क, मैं सच में सरप्राइज्ड हूँ मिस्टर स्टार्क, पर तुम्हारे दुनिया के लोगों को ज्ञान के बारे में कुछ भी पता नहीं है। ज्ञान जो हमारे अंदर है और उसके हिसाब से तो तुम्हारे दुनिया का अंत लिखा हुआ है। तुम्हें पता है मिस्टर स्टार्क, एक बुलेट एक आदमी को मार सकता है और उस
उस बुलेट से जो मरने वाला होता है वो अपने आखिरी समय में ये सोचता है कि काश ये गन बनाने वाला इस बुलेट के सामने आ जाता। मुझे देखो मिस्टर स्टार्क, देखो मेरी तरफ। मुझे ना ही उस बुलेट से प्रॉब्लम है और ना ही उस गन बनाने वाले से, मुझे प्रॉब्लम है उस क्रिएटर से। ऐसे टाइम में भी स्टार्क उससे पूछ ही लेता है, और कितना टाइम है हमारे पास? ना 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 मिस्टर स्टार्क, तुम्हारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है, पर तुम्हारे सिविलाइजेशन को जो बीच खत्म करने वाला है वो आज से 16 साल 3 महीने 15 दिन और 3 घंटे के बाद इस दुनिया में आएगा। मैं 20 साल से इस धरती पर हूँ स्टार्क, और टेक्निकली मैं तुम्हारे रेस को गाइड कर रहा हूँ। वैसे ये तुम्हारे हाथों में पहले तो नहीं था ना? अचानक टोनी स्टार्क के हाथों में आयरन मैन आर्मर का गॉन्टलेट आकर जुड़ जाता है, जिससे टोनी डेविड के ऊपर एक रिपल्सर ब्लास्ट करता है और इस अटैक से डेविड का सर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। अपना प्लान बताने के लिए शुक्रिया डेविड। बहुत सुमा, मुझे वो खेल याद रहेगा स्टार्क। टोनी उस एंड्रॉयड की बॉडी को रिस्टोर कर रखता है। वो उसे अपने सिस्टम में डालकर इंफॉर्मेशंस निकालने की कोशिश कर रहा है। कुछ टाइम के बाद वो अपने मेन चेम्बर पर पहुंचता है, जहां पर वो बाकी बचे कुछ हीरोज से मिलता है। जितने भी आउटपोस्ट को हम लोगों ने सेटअप किया था, शायद वो सब खत्म हो चुके हैं ब्रूस, क्योंकि कुछ टाइम से वो लोग सिग्नल्स नहीं भेज रहे हैं। स्टीव के आउटपोस्ट का भी शायद यही हाल है। 1 हफ्ता हो चुका है और अभी भी कोई सिग्नल नहीं है। हमें इस दुनिया को छोड़ना होगा ब्रूस। यहाँ पर जो होना था वो हो चुका है। हम इस जंग को हार चुके हैं, लेकिन हमें बचे कुछ सर्वाइवर्स के बारे में सोचना है। ये सुनकर माइल्स कहता है, बस इतना ही? क्या इसीलिए हम लोग सुपर हीरोज कहलाते हैं? हम इस दुनिया से भाग नहीं रहे हैं माइल्स, हमें इंसानियत को बचा कर रखना है, और मैं इस दिन के लिए बहुत पहले से तैयारी कर रहा था। ये सुनकर कैरल कहती है, अफसोस टोनी सही है। ऐसे में वो आगे आकर अपने हाथ में बंधे हुए डिवाइस की मदद से एक होलोग्राफिक प्रोजेक्टर को चलाती है, जो अभी मेन अवेंजर टावर को शो कर रहा है। ये तो अवेंजर टावर है, मतलब ये कोई टावर नहीं है, ये एक स्केप शिप है। नहीं, ये कोई स्केप शिप नहीं है माइल्स, ये एक नए दुनिया में बसने के लिए एक कॉलोनी शिप है। ये सुनकर ब्रूस कहता है, टोनी, हमारे इस आउटपोस्ट में 1400 लोग रहते हैं, जो ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने के लिए एनफ है। मुझे पता है, पर हम लोग गुफाओं में रहने वाले जानवर नहीं है ब्रूस। हमारे पास इंटेलिजेंस है, और इसी की मदद से हम ह्यूमैनिटी को बचाएंगे। माइल्स, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हें इस शहर के बाकी बचे कुछ लोगों को इस शिप के बारे में बताना है। मैं नहीं चाहता कोई पीछे छूट जाए। हमें मार्स पर जाना है, इस सिस्टम से बहुत दूर। ये सुनकर माइल्स कहता है, हाँ क्यों नहीं, मैं अभी जाता हूँ। टोनी अभी कैरल से कहता है, हे कैरल, क्या वॉर मशीन तैयार है? वॉर मशीन अभी शहर के खाली बिल्डिंगों के ऊपर बॉम्ब्स गिरा रहा है। वो इन बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है ताकि इनके अंदर घर बसा चुके जीनोमॉर्फ्स भी मारे जाए। वॉर मशीन डिस्ट्रक्शन में माहिर है। शहर में घुसने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं और बाकी बचे कुचे बंकर्स को वॉर मशीन डिस्ट्रॉय कर रहा है, लेकिन एक एंट्रेंस अभी भी एक्टिव है। वॉर मशीन को शायद ह्यूमन लाइफ्स के कुछ सिग्नल्स मिले हैं। टोनी अभी मैप में उसी एंट्रेंस को देख रहा है। ये एंट्रेंस तो स्टीव के आउटपोस्ट की तरफ जाता है। सभी हीरोज अभी उस एंट्रेंस को देख रहे हैं, जहाँ से बहुत सारे ह्यूमंस शहर के अंदर आ रहे हैं, और उन्हें लीड कर रहा है एक आदमी जिसके हाथों में एक शील्ड है। ओह गॉड, उसके साथ तो 100 से भी ज्यादा लोग हैं। ब्रूस के बातों को सुनकर कैरल कहती है, यही तो है हमारे कैप्टन, वो किसी को भी पीछे नहीं छोड़ते। कैरल के बातों को सुनकर टोनी कहता है, पर हमें निकलना होगा। स्टीव के पीछे जीनोमॉर्फ्स है और वो हमारे शिप से बहुत दूर है। हमारा मेन प्रायोरिटी है ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना, ना कि सर्वाइवर्स को बचाना। सभी लोग स्टीव के पीछे शहर की तरफ भाग रहे हैं। सब लोग उस शिप की तरफ बढ़ते रहो, मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ। स्टीव अभी अपने शील्ड को थ्रो करता है, जिससे 3 जीनोमॉर्फ्स के एक्सोस्केलेटन टूट जाते हैं। इस दौरान ब्रूस अपने जैकेट के बटन्स को खोल रहा है, जिसे देख टोनी कहता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो ब्रूस? जिसे सुनकर ब्रूस कहता है, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा तो मुझे छोड़कर चले जाना। हम इनसे जीत नहीं सकते ब्रूस, हमें बस सरवाइव करना है। हमें एक बेहतर ह्यूमन सिविलाइजेशन को बनाने के लिए तुम्हारे माइंड की जरूरत है। टोनी ब्रूस के ऊपर चीखने लगता है, पर ब्रूस अभी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। ब्रूस, मैं ये अकेले नहीं कर सकता मेरे दोस्त, प्लीज रुक जाओ। ये सुनकर हल्क कहता है, सब लोग मुझे मॉन्स्टर समझते हैं, तो अगर मरना ही है तो मॉन्स्टर्स की तरह क्यों नहीं।
ये कहकर हल्क उस बिल्डिंग से जंप करता है। फिर वो कुछ बिल्डिंगों को तोड़ते हुए नीचे गिरता है। उस इम्पैक्ट से बहुत सारे जीनोमॉर्फ्स मर जाते हैं। स्टीव अभी अपने शील्ड से उन जीनोमॉर्फ्स के सर को काट रहा है। ऐसे में वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि हल्क उन एलियंस को स्मैश कर रहा है। कुछ टाइम के बाद टोनी एक हार्ड डिसीजन लेता है। वो कॉलोनी शिप अभी लॉन्च हो चुका है और अभी भी वो दोनों हीरोज उन एलियन से लड़ रहे हैं। वो शिप अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर को छोड़ने वाला है। कहीं और एक पोर्टल खुलता है और एक ग्रेट शिप एक दूसरे यूनिवर्स में एंटर हो रहा है। शिप के ऑन बोर्ड्स पर कुछ इंजीनियर्स हैं जो स्पेस के एक डिस्ट्रॉयड लैब को स्कैन कर रहे हैं। ऐसे में एक इंजीनियर कहता है, स्टेटस रिपोर्ट। वार्निंग, इन्फेक्शन फैल चुका है। वार्निंग, इन्फेक्शन फैल चुका है। और यहीं पर खत्म होता है एलियंस वर्सेस अवेंजर्स का सेकंड इशू। ह्यूमंस अर्थ से निकल चुके हैं, पर क्या मार्स ह्यूमंस के लिए सही रहेगा? क्या हल्क और कैप्टन उस अटैक से बच पाएंगे? और एलियंस वर्सेस अवेंजर्स की इस बैटल में ये इंजीनियर्स किस तरीके से अवेंजर्स को हेल्प करने वाले हैं? इन सब क्वेश्चंस का आंसर तो हम लोगों को फ्यूचर एपिसोड्स में ही मिलेगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।